नाज़रीन, आज जुलाई की 28 तारीख है और इस वक्त पाकिस्तानी जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके मुताबिक शाम के 8 बजे हैं। आज दो हिस्सों पर प्रोग्राम होगा। पहले प्रोग्राम में आपको नक्शों और जो कि वीडियो की शक्ल में आपके सामने रखे जाएंगे जो इस वक्त यूरोप में गैस और तेल का बुरान है, उस पर बात की जाएगी। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान में मुतवक्के हालात उभर रहे हैं उसके बारे में आपसे गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन, ये जो अब आप वीडियो में ये कारखाना देख रहे हैं तो ये दरअसल रशियन गैस की वो रिफाइनरीज हैं जहाँ पे ये गैस जो है और ऑयल वगैरह तैयार होके फिर वहाँ से पाइपलाइन के ज़रिए यूरोप को भिजवाया जाता है। यूरोपियन कमीशन के मुताबिक इस वक्त रूस यूरोप की तकरीबन 40% कुदरती गैस की ज़रूरियात पूरी कर रहा है और 27% ऑयल की, जिसके बदले में जो यूरोपियन कमीशन के ममालिक हैं वो रूस को सालाना 400 बिलियन यूरो की अदायगी करते हैं। रूस और यूक्रेन में जब ये जंग शुरू हुई तो ये इल्ज़ामात सामने आने शुरू हो गए कि रूस जो है वो यूरोपियन ममालिक से कमाई जाने वाली रकम यूक्रेन में जंग भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो यूरोपियन कमीशन ने फिर ये फ़ैसला किया कि रूस से 2022 के आखिर तक ये जो आपको बताया है कि 40% गैस आती है और 27% तेल लिया जाता है, तो इस साल के आखिर तक यूरोपियन कमीशन के ममालिक ने फैसला किया है कि इस दरामद को 2/3 हद तक ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर 2030 यानी 2030 तक रूस से गैस और तेल के जो है दरामद उस पर मुकम्मल जो इन्हिसार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अब यूरोपियन यूनियन के ममालिक ने ख़ुद इन्हिसारे के लिए 3 नुकात जो है अपने सामने रखे हैं। सबसे पहले कि तवानाई के वो बेहतर ज़राए तलाश करेंगे, दूसरा वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाने वाली एनर्जी जिसको रीयूजेबल या रीन्यूएबल एनर्जी मटेरियल कहते हैं उनको वो कोशिश करेंगे कि इस्तेमाल करें ताकि उनको बजाय ज़ाया करने के दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और इसी तरह वो रूस के अलावा भी दुनिया में जो गैस और तेल मुहैया करने वाले मुल्क हैं उनसे मुआहदे करेंगे। इसी तरह अब ये यूरोपियन कमीशन ने अपने मेंबर ममालिक को जो है वो हदायत की है कि ये जो अब अगला महीना माह अगस्त आ रहा है 2022, इससे लेकर मार्च 2023 तक तमाम जो मेंबर ममालिक हैं वो गैस और तेल के इस्तेमाल में 15% कमी करें और इसकी सख्ती से मनसूबा बंदी कर लें, क्योंकि रूस की तरफ से अगर गैस और तेल बंद कर दी जाते हैं तो ऐसी सूरत में इनके पास कुछ ऐसा रिज़र्व हो ताकि इन मुल्कों को और इनकी कौमों या अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जर्मनी को जो इस वक्त नॉर्ड स्ट्रीम 1 से गैस की सप्लाई मिल रही है, 21 जुलाई के बाद ये कोई मेंटेनेंस के हिसाब में पहले बंद रही, फिर 40% सप्लाई इस वक्त दी जा रही है जो बहरहाल कभी कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है। ताहम जर्मनी ने भी जो एक बहुत बड़ा यूज़र है रूस की गैस का, उसने हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र जो अपनी कोल के ज़रिए एनर्जी यानी कोयले के ज़रिए जो एनर्जी पैदा करने उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी शुरू कर दी हैं। और ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बाकायदा शिप्स के ज़रिए जो है वो मुल्क में कोयला जो है वो भिजवाया जा रहा है। और यहाँ पे अवाम को तंबीह भी कर दी है कि इस दफ़ा जो आने वाली सर्दियाँ हैं इस सीज़न में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें गैस की बंदिश और गैस की राशनिंग और 450% तक कीमतों में जो है इजाफा अवाम को कहा गया है कि आप इस पर तवक्को रखें। गो अभी तक तो बाज़ मद्दों में से पैसे निकाल के दिए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल अवामुन्नास को कम से कम जर्मनी की हद तक, बाकी ममालिक में भी यूरोपियन के ये वार्निंग दे दी गई है कि प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगी और जो ये इजाफा ये 450% तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है और गैस की राशनिंग भी करनी पड़ेगी और बहुत मुमकिन है कि गैस की बंदिश भी हो जाए। तो आवाम को ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो जो अल्टरनेट तरीके हैं, बिजली है, इसी तरह जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो अपने पास स्टोर करें और दूसरी चीज़ें जिनके से वो एनर्जी हासिल कर सकते हैं उसकी राशनिंग। पाकिस्तान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं।
इसी चैनल पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुतअद्दिद बार ये बात की जा चुकी है कि जब तक पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या जो भी हुक्मरान हैं, जब भी इनको मौका मिलता है, चाहे वो सिविल सियासतदान हो या मिलिट्री के हुक्मरान, उनको भी मौका मिलता रहता है, जब तक वो बानी पाकिस्तान के हुक्मरानी के असूल उनको नहीं अपनाएंगे, इस मुल्क का कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अब बानी पाकिस्तान के जो असूल बार बार इन प्रोग्रामों में रिपीट किए गए हैं, उनके मुताबिक हर पाकिस्तानी से मुकम्मल इंसाफ, हर पाकिस्तानी के साथ मुसावियाना सलूक, हर किस्म के अकायद और मसलक वालों को उनकी मजहबी एतकादात और मसालक के मुताबिक मजहबी रसूमात या जो भी उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक अपने मज़हब को अपनाना है, उसकी मुकम्मल आज़ादी। इसी तरह काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पर जो मुल्क का नज़्म व नस्क है उसको चलाना, और तमाम पाकिस्तानी कौम के फ़र्द को बतौर पाकिस्तानी पहचान देना या उनके ज़हनों में इस चीज़ को उजागर करना कि वो हर काम पाकिस्तानी अपने आप को समझ कर करें। ये हैं वो रहनुमा असूल जो कि बानी पाकिस्तान यहाँ पर हुक्मरानी के लिए दिए गए थे। अब गुज़श्ता कई दहाइयों से आप इस चीज़ के गवाह हैं कि इस मुल्क पर हुक्मरानी की जा रही है। तो मैं तो इनको खुद साख्ता सियासी लीडर ही कहूँगा, गो मिलिट्री लीडरों को तो खुद साख्ता नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल उनको भी हुक्मरानी के मौके मिलते रहे हैं। लेकिन पिछले 50 साल जो मेरा अपना मुशाहिदे का दौर है, मैंने तो देखा है कि चाहे वो वर्दी वाले हुक्मरान थे, चाहे वो ये खुद साख्ता सियासी पार्टियों के हुक्मरान थे, किसी ने भी संजीदगी से बानी पाकिस्तान के इन असूलों को मुल्क पर लागू करने या इन असूलों के तहत मुल्क की हुक्मरानी करने की कोशिश नहीं की। जब भी इनका मुतालिया किया तो अक्सर यही नज़र आया कि या तो वो ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह देते थे या फिर पार्टी मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दे के एक दूसरे का फ़ायदा करके वक़्त गुजारते रहे। अब मसला ये है कि जैसे हुक्मरान हो उस मुल्क की राया भी उनके नक्शे कदम पर चलती है। चूँकि हमारे हुक्मरानों का जो ज़हनी शऊर है वो तनज़ली की तरफ है, क्योंकि जब आप मुल्क की बेहतरी का नहीं सोचते, अपने ज़ाती मफादात को आप तरजीह देते हैं या पार्टी की सियासत के मफादात को तरजीह देते हैं, तो आपका जो है ना कौमी शऊर वो तनज़ली की तरफ जाता है। और इसी तरह फिर जो आपके पीछे लोग होते हैं वो आपको फॉलो करते हैं, उनका भी शऊर जो है वो तनज़ली की तरफ चला जाता है। और जो ज़हनी इर्तिका होता है इंसान का, किसी कौम के फ़र्क का कि किसी ने बुलंदी हासिल करनी है या मुल्क के लिए फ़ायदा सोचना है या अपने दूसरे साथियों के फ़ायदे के लिए सोचना है, अपनी नस्लों के लिए सोचना है, तो वो जो ज़हनी इर्तिका का अमल है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो सब अपने लीडरों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से इस मुल्क का कम अज़ कम मैंने जो 50 साल मुशाहिदा किया, ये इस तरीके से काम चल रहा है। अब भी मुल्क में बड़ा शोर होगा और आप भी इस चीज़ के गवाह होंगे कि पिछले कई सालों से एक पार्टी आ रही है, दूसरी जा रही है, एक आ रही है, दूसरी जा रही है, और अभी तो पिछले 3-4 माह से बहुत ही ज़्यादा इसको हम शमोजल कहते हैं, अफरा तफरी है कि फैली हुई है, एक आ रहा है एक जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि कौम के शऊर में या कौम के ज़हनी इर्तिका में या इन हुक्मरानों को जो इस वक्त कहीं हैं, कोई जाने की तैयारी कर रहा है, कोई आने की तैयारी कर रहा है, इनका जो तर्ज हुक्मरानी है आपको इनमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी। और इसकी वजह ये है कि आप सारा दिन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी चैनल खोल के बैठ जाएं, आपको यही चेहरे नज़र आ रहे होंगे और जो बयानात आ रहे होते हैं मुख्तलिफ लीडरों के, उसमें अपने मुखालफीन जो है उनकी ज़ातियात पे कीचड़ उछालना, उन पे इल्ज़ामात लगाना
اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور ایسے منصوبے بنانا کہ کس طریقے سے وہ اسلام آباد لے گیا تو میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں، میں اسلام آباد میں کیسے گھس سکتا ہوں، سارے اداروں کے جو ہے وہ لتے لینا، کبھی فوج پہ الزام ڈال دینا، کبھی عدلیہ پہ الزام ڈال دینا، کبھی دوسری سیاسی پارٹیوں پہ الزام، تو انہی سارے چکروں میں پورا دن آپ بیٹھ کے جب مین سٹریم میڈیا میں یہ باتیں سنیں گے اور اخبارات میں پرنٹ میڈیا میں یہی باتیں پڑھیں گے بڑی بڑی فوٹوؤں کے ساتھ، تو مجھے بتائیں اس قوم کے افراد کا قومی شعور کہاں سے بلند ہوگا؟ وہ تو نزلی پہ ہی جائے گا، وہ تو ہر وقت یہی سوچے جو ان کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، انہوں نے تو اس طرح ہی سوچنا ہے، اور پھر ذہنی ارتقاء تو بالکل ہی بند ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر وقت یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اچھا یہ لیڈر ایسے کر رہا ہے، وہ لیڈر ایسے کر رہا ہے، مجھے بتائیں کہ وہ پھر کیسے سوچیں گے، وہ کس طریقے سے دوسری طرف جائیں گے۔ اور کوئی آپ پچھلے چند ماہ یا چند سال لے لیں، کون سی ایسی باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ کی جا رہی ہیں جو کہ ایشوز ہوتے ہیں کہ اس ملک کے اصل مسئلے کیا ہیں، ان کو کس طرح حل کرنا ہے، ہر ایک کو بس ایک ہی دوڑ لگی کہ میں نے جو طاقت کی کرسی ہے اس کو کیسے قابو کرنا ہے اور میں نے اپنے ذاتی مفادات کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ تو ایسے ماحول میں تو کوئی ملک ترقی نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کچھ مہینے پہلے سینٹر میں تبدیلی آئی، اب چند دن سے یہ پنجاب میں تبدیلی آ گئی ہے، کیا آپ نے سینٹر میں تبدیلی آنے کے بعد یا پنجاب میں تبدیلی آنے کے بعد اپنے کسی رہنما کی ٹون میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے یا اس کی اپروچ میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے؟ ہر وقت یہی بات ہو رہی ہے کہ اب میں نے ایک جو رہ گیا اس کے نو کانفیڈنس موو کیسے لانی ہے، اب میں نے پنجاب میں اگر کر لیا ہے تو اب میں نے سینٹر میں کیسے دوسرے کو لتاڑنا ہے اور نیچے لے کے آنا ہے۔ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بہت تنگ کیا تو ہم گورنر راج لگا دیں گے، اور پھر ادھر بورڈ لگانے شروع کر دیں کہ جی یہاں آپ کی حدود ختم ہو گئی ہیں، اور سینٹر کو بورڈ لگانے شروع کر دیں جی یہاں تک آپ کی گورنمنٹ رہ گئی۔ تو اب ایسے ماحول میں اس ملک کے فائدے کے لیے کس نے سوچنا ہے؟ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اس پاکستانی قوم کے ساتھ کہ ہمارا میڈیا بھی جو ہے وہ بیٹھ کے ہر وقت ان لیڈروں کو، سیاستدانوں کو تو میں خود سخت لیڈر کہتا ہوں، ان کا دماغ ہر وقت قوم کے دماغ میں گھساتے رہتے ہیں ان کے خیالات، اور ساری جو قوم ہے نا اس کا شعور کا بیڑا غرق ہوا ہے، ان کے ذہن میں اور کوئی چیز آتی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ کون برا ہے اور کون اچھا ہے، کس کو کیسے اتارنا اور کس کی جگہ میں نے لینی ہے۔ پھر ایک جو طرز گفتگو ہے اور اپنے ریٹنگ کے چکروں میں یہ بعض پارٹیوں نے تو ایک عجیب و غریب قسم کے اپنے ترجمان رکھے ہوئے ہیں۔ اب تحریک انصاف کو آپ لے لیں، فواد چودھری بظاہر پڑھے لکھے ہیں، شہباز گل صاحب بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو تو انداز گفتگو تو سنیں ذرا، اور کون سی وہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ایشو پہ بات کرنے کے لیے ان کا ہر جو نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ میں نے اب کون سا وار کرنا ہے اور اگلے کو نیچے لٹانا ہے۔ ادھر آ جائیں امنون کی طرف، وہ طلال صاحب ہیں، وہ ثناء اللہ صاحب ہیں، اور اچھی خاصی اپنے آپ کو پڑھی لکھی کہتی ہے، مریم نواز، مریم اورنگزیب، ان کی ذرا آپ گفتگو سن لیں، ہر لفظ میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے لاڈلے کو لٹا دینا، میں نے فلاں کو ایسے کر دینا، میں نے فلاں کو ایسے کر دینا۔ اور تو اور جو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے اور مولانا اور مذہبی رہنما کہتے ہیں، ان کی گفتگو سن لیں، مخالفین کے خلاف، اداروں کے خلاف کیسی کیسی گفتگو استعمال کر رہے ہیں۔ پھر بلاول بھٹو سو کالڈ جو ہے باہر کا پڑھا لکھا یا زرداری صاحب، ان کی آپ گفتگو سن لیں۔ آج صبح وہ شرجیل میمن صاحب پیپلز پارٹی کے بہاف پہ باتیں کر رہے تھے، ان کی گفتگو سن لیں۔ تو یہ تو اتنا زہریلا ماحول بنا ہوا ہے اس ملک میں۔ آپ بے شک ساری تبدیلی لے آئیں، آپ پی ٹی آئی کو ساری گورنمنٹ دے دیں، سینٹر میں دے دیں، پورے صوبوں میں دے دیں، لیکن جب دوسرے لوگ جو ہیں وہ جب میڈیا پہ آئیں گے اور میڈیا نے ان کو بھی تو ایکسپوز کرنا ہے، ان کی باتیں بھی تو سنانی ہے، جو کوئی اچھی بات ذہن میں ہوتی ہے ان کی یہ عجیب و غریب قسم کی جو گفتگو ذاتیات پہ ہوتی ہے وہ سن کے انسان کا دماغ ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے۔ تو ان پروگراموں میں اس چینل سے کم از کم جو پروگرام پیش کیے گئے، کئی مرتبہ یہ درخواست کی گئی ہے کہ اگر تو واقعی ہمارے لیڈر جو بھی جن کو بھی حکمرانی ملتی ہے اگر ملک کے ساتھ مخلص ہیں
تو خدا را اس ملک کو جس نے بنایا تھا، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے، وہ حکمرانی کے آپ کو 4-5 سنہری اصول دے گئے. اس میں رواداری ہے، عزت نفس کا خیال رکھنا، انصاف ہے، مساوی سلوک ہے، میرٹ اور قابلیت کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کو جب آپ لائے عمل میں لائیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو آپ جو مرضی کر لیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں.